जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान है उसके आधारभूत मूल्यों को एक छोटी सी उद्देशिका में शामिल किया गया था, जिसे प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। जिसे प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसे अपने संविधान में शामिल किया, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, और अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं। अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं। भारतीय लोकतंत्र पर अगर प्रस्तावना को देखा जाए तो एक खूबसूरत सी कविता जैसा लगता है, खूबसूरत सी कविता प्रतीत होता है। और इसके अंदर जो दर्शन है, इसके द्वारा ही भारतीय संविधान की अगर देखा जाए तो लगता है कि संरचना हुई है। इसके दर्शन के आधार पर भारतीय संविधान की संरचना हुई है, तथा किसी भी प्रकार के सरकार को अगर कोई नियम कानून बनाने या किसी प्रकार का आदेश पारित करने में या कोई भी निर्णय देती है, तो उसमें किसी प्रकार का अगर लगता है कि उसमें विवाद है या सही है या गलत है, उसका निर्णय इसमें प्रस्ताव में जो क्या बोलते हैं, इसका दर्शन के द्वारा ही क्लियर किया जाता है। ठीक है, दर्शन के द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की आत्मा, जैसे लगता है कि इसमें प्रस्तावना में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। इसे संविधान का परिचय भी कहा जाता है। और एक संविधान विशेषज्ञ और एक बहुत बड़े न्यायविद जो थे N.A. पालकीवाल, उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। इसमें मात्र एक बार संशोधन किया गया है अभी तक, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीसरा अखंडता। क्लियर है? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो इसको ध्यान देना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। अब हम अपने भारत की प्रस्तावना को देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। इसको मैंने नोट किया, पूरा नोट किया है। इसमें यहाँ पे देख लीजिए, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, तो कितने प्रकार की न्याय की बात करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, और इस 5 प्रकार की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये न्याय 3 हो गया, 1 2 3, और स्वतंत्रता 5 हो गया, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार की न्याय की बात करता है।
ठीक है। तो हम जब प्रस्तावना को देख रहे हैं तो देखिए, हम भारत के लोग, भारत को, यानी हमारे संविधान के शक्ति के स्रोत कौन है? भारत के लोग। संविधान के शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता है, भारत के लोग, ठीक है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग। और इसकी प्रकृति, भारत की प्रकृति कैसी है? ये 5 प्रकार के जो शब्द हैं इसकी प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे संप्रभु भी कहा जाता है। दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक, और 5वां गणराज्य। ये इसके प्रकृति, भारत की प्रकृति, यहीं पे लिख देता हूं, प्रकृति। 5 प्रकार के शब्द इसके प्रकृति को करते हैं। 3 प्रकार के न्याय देख लिए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोगों ने देखा, ठीक है। और गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए और बंधुत्व बढ़ाने के दृढ़ संकल्पित होकर के इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम प्रस्तावना के जो शब्द हैं इसको समझते हैं। तो पहला, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे संप्रभु बोला जाता है, यानी कि भारत अपने मामले में संप्रभु है, यानी कि स्वतंत्र है। ये किसी भी देश का डोमिनियन नहीं है, ये अपने बाहरी या आंतरिक मामलों का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये बाहरी और आंतरिक मामलों का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस पर किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा और ये अपनी जमीन को किसी को दे भी सकता है और किसी की जमीन को ले भी सकता है, यानी कि स्वतंत्र है यह संप्रभु, ठीक है। तो संप्रभु समझ लिया। उसके बाद समाजवादी। समाजवादी जो शब्द है, समाजवादी जो 2 प्रकार के, जैसे साम्यवादी और समाजवादी, ठीक है। लोकतांत्रिक, साम्यवादी और लोकतांत्रिक जो समाजवादी विचारधारा है, ये 2 प्रकार में बटा हुआ है। एक साम्यवादी जो राजाश्रित बोला जाता है, ठीक है, और लोकतांत्रिक टाइप की होती है, ठीक है, जिसका जो संपत्ति है, जैसे उत्पादन है या वितरण है, उस पर पूर्ण अधिकार गवर्नमेंट का हो या सभी लोगों का हो, सार्वजनिक हो, ठीक है। और निजी जो संपत्ति है उसका उन्मूलन करना। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषित किया है कि गरीबी, बीमारी, उपेक्षित और अवसर की असमानता को समाप्त करना। और इसमें देखेंगे तो यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इसमें गांधीवादी विचारधारा और कार्ल मार्क्स जो थे, मार्क्सवादी विचारधारा का सम्मिश्रण है, जिसमें गांधीवादी विचारधारा की तरफ झुकाव है। इसमें थोड़ा सा लचीलापन आया था जब 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण किया गया था, ठीक है। तो समाजवादी हमने समझा। धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत का कोई एक धर्म नहीं है, इसके लिए सभी धर्म समान है, ठीक है। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और इसके बाद से लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है कि डायरेक्ट, ये छोटे देशों में जहाँ जनसंख्या बहुत कम होती है, जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम किया गया है। जबकि हमारे भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कराना असंभव है, जिस कारण यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और वो प्रतिनिधि जाकर के सरकार चलाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोकतांत्रिक है। और गणराज्य का मतलब कि हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, लेकिन जो भी हेड होगा भारत का वो चुन करके आएगा एक निश्चित समय के लिए। ये गणराज्य हो गया, ठीक है। इसके बाद समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? जात, धर्म और उसके बाद लिंग या क्षेत्र के स्थान पर, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए, इसे ही सामाजिक न्याय कहा जाता है। और आर्थिक न्याय का मतलब है कि जो ऊंच नीच की खाइयाँ हैं, जो संपदा के रूप में, पैसे रुपये के मामले में जो बहुत, जैसे ये दोनों खाइयों को, जैसे ऊंच नीच खाइयों को जो मिटाना, क्या करते हैं? मिटाना, इसको बराबर करना,
ये आर्थिक न्याय हुआ, ठीक है, कि गरीबी और अमीरी में की खाई को मिटाना। इसके बाद राजनीतिक न्याय, यानी कि राजनीतिक दफ्तरों में सभी को जाने का अधिकार हो और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का सभी लोगों को बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये राजनीतिक न्याय हो गए। 3 प्रकार का न्याय हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद विचार, व्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता हम इसमें जो मौलिक अधिकार है उसमें भी स्वतंत्रता की वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वाक की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की, संगठन बनाने की, इस टाइप की स्वतंत्रता की बात की। तो यही स्वतंत्रता की बात की गई है कि विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति, उसकी खुद की स्वतंत्रता, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी सभी लोगों को बराबर का प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए और बराबर का अवसर मिलना चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 16 में भी अवसर की समानता की बात कही गई है। क्लियर है? अवसर की समता भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद से कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की जो गरिमा है ये भी बरकरार रहना चाहिए और भारत की एकता और अखंडता कायम होनी चाहिए, ठीक है। बोला जाता है भारत अनेकता में एकता, तो सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक यानी 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था और इसमें कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए थे, ठीक है, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है इसको, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। इसके पूरे संविधान की प्रस्तावना के अर्थों को भी समझे कि क्या क्या है। इसके बाद संविधान की प्रकृति कैसी है, संविधान का फिर ताकत कहाँ से मिलता है, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा। उसके बाद से प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द थे इनको भी हम लोगों ने समझा क्या क्या था। प्रस्तावना के जो महत्व है इसमें भी पंडित ठाकुर दास भार्गव, कौन थे? पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे प्रस्तावना से और इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का सम्मानित भाग कहा। क्या बोला? प्रस्तावना को संविधान का सम्मानित भाग, आत्मा और कुंजी कहा। इतने प्रभावित थे कि इसे इन्होंने सम्मानित भाग, आत्मा और कुंजी कहे। और एक सुप्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री थे जो ब्रिटेन के, जिनका नाम था, राजनीतिक शास्त्री थे, ठीक है, सर अर्नेस्ट वर्कर। और इन्होंने सर अर्नेस्ट वर्कर जो थे, इन्होंने जो राजनीतिक बुद्धिजीवी, जो सब संविधान सभा के सदस्य थे, इन्हें राजनीतिक बुद्धिजीवी कह करके अपना सम्मान देते हैं। राजनीतिक बुद्धिजीवी कह करके अपना सम्मान देते हैं। और इन्होंने 1951 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी और इसी में इन्होंने सबसे पहले इस शब्द को जोड़ा था, राजनीतिक बुद्धिजीवी, ठीक है, कि भारतीय संविधान सभा में जितने लोग बैठे हुए थे संविधान सभा के सदस्य, ये राजनीतिक बुद्धिजीवी कह के ये सम्मान देते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने देखा। इसके बाद से इसका आता है कि संविधान का भाग पर बहुत ज़्यादा विवाद रहता है कि संविधान की प्रस्तावना भाग है या नहीं है। तो बेरूबाड़ी मामला, जो कि 1960 में बेरूबाड़ी मामला, जो कि बांग्लादेश और भारत के ज़मीनी बंटवारा का मामला था, और उसमें कहा गया था कि यह संविधान का भाग नहीं है। और 13 साल बाद केशवानंद भारती में कहा गया, जो कि केरला में था। केशवानंद भारती एक मठाधीश थे और उनके ज़मीन को लिया जा रहा था, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला था कि यह संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसके मूलभूत ढांचों में नहीं। जिसके कारण ये देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया।
ठीक है। तो केशवानंद भारती में क्या बोला गया? प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इनको रूसी क्रांति से लिया गया था। कौन कौन सा? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, यहां पे मैं लिखा हूं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसको रूसी क्रांति से लिया गया था। कहां से? रूसी क्रांति से इस शब्द को लिया गया था। रूसी क्रांति से इस शब्द को लिया गया था। क्लियर है? उसके बाद से हमारे प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द है, ये स्वतंत्रता हो गया, ठीक है। इसके बाद ये समता हो गया और बंधुत्व, ये बंधुत्व हो गया। ये जो था फ्रांसीसी क्रांति का ये जो एक तरह से देखा जाए तो ये मांग थी। फ्रांसीसी क्रांति से ही ये शब्दों को लिया गया था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से किसको? समता, अखंडता और बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। फ्रांसीसी क्रांतिकारी इसकी मांग कर रहे थे और वहीं से इन शब्दों को लिया गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा संविधान की प्रस्तावना और इसके एक एक शब्दों को समझा और मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।